नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसमें से सबसे पहले हमारी थी वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस। जो 8 अक्टूबर है वो वायुसेना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो वायुसेना स्थापना दिवस 90 वर्ष हो गए, सबसे पहले ये देखते हैं कि वायुसेना का जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में जैसे योगदान है, वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी और अन्य जो आपदाएं हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं आपदा है या फिर बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे भी वायुसेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा लेती है। तो ये देखते हैं 90वां वायुसेना स्थापना दिवस। इम्पोर्टेंट पहल ये थी अभी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर कहीं स्थापना दिवस या फिर कोई बड़ा जो राष्ट्रीय स्तर का जो प्रोग्राम है वो दिल्ली से बाहर मनाया गया। वो मनाया कहाँ गया? सुखना झील, चंडीगढ़ में। दिल्ली से बाहर जो ऐसे प्रोग्राम मनाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि दिल्ली से बाहर देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको वहाँ मनाया जाए, जिससे एक राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सके। तो ये पहला एक इस तरीके की कवायद है। वायुसेना के लिए एक नई शस्त्र शाखा की स्थापना भी की है, जिसमें हथियारों का निर्माण किया जाएगा। स्पेसिफिक वायुसेना से रिलेटेड जो हथियार होंगे ना, उनको वहाँ पे निर्मित किया जाएगा। तो शस्त्र शाखा आज़ादी के बाद में पहली ऐसी कोई शाखा स्थापित की जा रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं पे नई युद्धक वर्दी भी का भी अनावरण किया, तो मतलब ये भी एक ऐसा छोटा पॉइंट बन जाता है। अग्निपथ योजना के बारे में इन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत वायुसेना में दिसंबर में 3000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, युवाओं को प्रशिक्षण देने की दिशा में। आधुनिक प्रशिक्षित वायुसेना है भारत की। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारा वायुसेना से रिलेटेड जो स्थापना दिवस है वो, और ये पहली बार दिल्ली से बाहर किया आयोजन किया गया इसके बारे में। अगला इम्पोर्टेंट था मादक जो द्रव्य तस्करी है, वो इन दिनों हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में तस्करी के मामले हमने देखे। साथ ही साथ जो गुजरात तट वाला जो एरिया है, क्योंकि गुजरात की जो सीमा है इधर कराची पाकिस्तान के आसपास से होती है, तो यहाँ पे जो तस्करी का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पे पिछले इस साल में 2022 में लगभग 6 बार संयुक्त कार्रवाई की गई है। जैसे एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारतीय तट रक्षा बल और आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आज ही 350 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है, 50 केजी के आसपास, और पाक नौका को वहाँ पे पकड़ा गया है, पाक नौका को। तो ये गुजरात वाला एरिया, और इधर साथ ही साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और इधर म्यांमार और बांग्लादेश और ये देशों की सीमा लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है नशीले पदार्थ मुक्त भारत का। मादक द्रव्य तस्करी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वो नशा मुक्त भारत बना सकें? केंद्र राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ये वाला एरिया है तो यहाँ पे गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की जो एजेंसीज़ हैं वो मिलके काम करेंगी, तब जाके होगा। इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन और केंद्र सरकार को मिलके ही काम करना पड़ेगा। नेशनल क्राइम ब्यूरो और नारकोटिक्स ब्यूरो और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये केंद्र के अंतर्गत आती है। वहीं राज्यों की जो स्थानीय पुलिस है या प्रशासन है, वो अगर समन्वय नहीं स्थापित करेंगे तो नहीं, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वहीं पे हमारा जो उत्तरी भारत के इधर से पंजाब वाला एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसलिए तो पंजाब सरकार और राज्य सरकार, गुजरात केंद्र सरकार, यहाँ पे गुजरात सरकार और केंद्र सरकार, नॉर्थ ईस्ट रीजन की सरकार और केंद्र सरकार मिलके जब काम करेंगे, तब जाके इस जो तस्करी का मामला है वो हम कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हम लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। वहीं पे हमें क्यों चाहिए नशीला पदार्थ मुक्त भारत? क्योंकि हमें एक स्वस्थ, समृद्ध, सक्षम, सुरक्षित भारत, ये टर्म्स अगर हम लिखते हैं एग्जाम में तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो स्वस्थ, समृद्ध, सक्षम, सुरक्षित भारत बनाने के लिए हमें नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम करना होगा। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ये देख लेते हैं कि इसके इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर पे तो होते ही होते हैं, पारिवारिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, फिर उससे समाज पे इफ़ेक्ट होता है। समाज अगर प्रभावित होगा तो समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र को भी प्रभाव होता है, क्योंकि ये तस्करी है। तस्करी इट मीन्स इनलीगल, कुछ इनलीगैलिटी से अगर कुछ काम होता है तो वो डेफिनेटली हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वहीं पे देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसका एग्जाम्पल हमने नॉर्थ ईस्ट में जो तस्करी थी, अभी जो पाकिस्तान
के थ्रू जो गुजरात में अगर तस्करी करते हुए पकड़े गए, वो ये जो प्रभाव है हमने देखे क्यों हमें ज़रूरत है इसकी। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं अब कि ड्रग्स, ये जो ड्रग्स तस्करी है वो डार्क नेट के थ्रू भी होती है, और डार्क नेट में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होती है। तो एक नेक्सस बन गया है, एक तंत्र बन गया है ड्रग्स का, डार्क नेट का और क्रिप्टो करेंसी। तो इस नेक्सस को पहचानना, क्योंकि डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है फिर डिजिटलीकरण है, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने अगर अपॉर्चुनिटी देता है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी पेश करता है। तो ड्रग्स, डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी, इनका नेक्सस तोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब इस दिशा में अगर अब कदम क्या क्या उठाएं, पहला तो हमने पहचान की है 272 जिलों में, ये न्यूज़ में ही था ये आंकड़ा, 272 जिलों की पहचान, जो प्रभावित जिले हैं उनकी पहचान की है। लगभग 80,000 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 44 देशों के साथ अलग अलग समझौते किए इस दिशा में कि हम आपसी सहयोग, आपसी इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से हम एक समन्वय बना के इस दिशा में काम कर सकते हैं। टास्क फोर्स गठित की है, लगभग 12-13 राज्यों ने मिलकर टास्क फोर्स गठित की है कि ड्रग्स का जो इलीगल ड्रग्स है, इलीगल ट्रैफिकिंग है, ये हम रोक सकें। वहीं पे फॉरेंसिक साइंस जो यूनिवर्सिटी है वो स्थापित कर रहे हैं स्पेसिफिक पंजाब में। दूसरा लैब, जो फॉरेंसिक लैब है वो भी हम स्थापित कर रहे हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया था नारकोटिक्स और इससे रिलेटेड मादक। जो अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास के बारे में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में विकास की दिशा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि शांति के क्षेत्र में हमने क्या किया, क्योंकि शांति और डेवलपमेंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर शांति होगी तो विकास होगा, और विकास होगा तो शांति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये कोरिलेट करते हैं। तो शांति के लिए, क्योंकि वहाँ पे पारंपरिक रूप से जो एथनिक ग्रुप हैं या फिर ऐसे, उनको मेन स्ट्रीम में अगर वो नहीं आए तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अशांति और अलगाववाद की स्थिति वहाँ थी। तो बोडोलैंड के साथ बोडोलैंड समझौता है, कार्बी आंगलोंग समझौता है, और 5 वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब जातियों का जो समूह था उसके साथ भी केंद्र सरकार ने समझौता किया। तो ये जो समझौते हैं वो कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। वहीं पे अगर विकास की दिशा में करें तो कुछ महत्वपूर्ण पहलू का हम जिक्र करते हैं। पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तो हमारे जो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर का महत्वपूर्ण योगदान बढ़ा सकें, इसकी दिशा में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर खोला था इसरो की सहायता से। वहीं पे कला, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टिविटी बढ़ती है और कनेक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए हमने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये क्या देखते हैं हमें, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक मैप बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और मेनलैंड इंडिया से हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और ये हमारा चिकन नेक। हम यूजुअली पारंपरिक रूप से हम इसी एक चिकन नेक, बहुत ही नैरो स्ट्रिप से हम जुड़े थे नॉर्थ ईस्ट रीजन से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ब्रॉड लेवल पे कनेक्टिविटी हो, और साथ ही साथ बहुत ही सस्ती और सुगम हम कनेक्टिविटी स्थापित कर सके। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है वो क्या है, समुद्री रास्ते से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को जोड़ सके। तो डायरेक्ट तो हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है। तो जो कलकत्ता है, कलकत्ता बंदरगाह, वहाँ से हम म्यांमार के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे कलादान नदी है उसके थ्रू, यहाँ से समुद्र के रास्ते से, यहाँ कलादान नदी के रास्ते से हम नॉर्थ ईस्ट मणिपुर तक पहुँचेंगे। तो ये हमारा एक सीधा रास्ता हो जाएगा, हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता होगा। तो एक यहाँ से, और एक जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है वो भी इसी यहाँ से, जो हमारी नेशनल वाटरवे 1 है जो गंगा नदी पे बनता है, उसका यूज़ करते हुए नेशनल वाटरवे 97 भी यहाँ पे है, उसका भी हम यूज़ करेंगे इसमें। और फिर बांग्लादेश की जो नदी है, बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसका सहयोग लेते हुए, और फिर हम ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 उसका भी यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ बराक जो नदी है वहाँ से भी कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है वो हमें बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है वो हमें म्यांमार से होते हुए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं पे नेशनल बैम्बू मिशन, क्योंकि असम और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा बैम्बू उत्पादित करता है। फिर डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन भी हमने घोषित किया है, बनाया है। भारतमाला, उड़ान जैसी योजनाएं कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट
सहयोग निभा रही हैं। ये हमने देखा नॉर्थ ईस्ट रीजन में समस्या क्या क्या है। एक तो अलगाववाद की है, जिसकी दिशा में हमने ये प्रयास किए हैं। वहीं पे विकास की थी, कनेक्टिविटी की थी। नॉर्थ ईस्ट रीजन को समाहित करते हुए ऐसे विकास में, मतलब मुख्य धारा में ये नहीं था, भारत की मुख्य धारा से अलग था। लेकिन आज के समय में नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत की जो विकास यात्रा है उसमें मुख्य धारा में है, कहीं ना कहीं लीडिंग एरिया है ये। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जैसे जापान वगैरह भी महत्वपूर्ण भूमिका। अगला हम देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी गुजरात सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का जिक्र क्यों आया है? प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन की यात्रा के लिए गुजरात जा रहे हैं, जहाँ पे सूर्य मंदिर की विजिट भी करेंगे किसी सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें क्या प्रोजेक्ट है, क्या इनोग्रेट करेंगे, वो हम कल परसों की जो न्यूज़ आएगी उसमें फॉलोअप में देखेंगे। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट हम सूर्य मंदिर के बारे में बेसिक देख लेते हैं। सूर्य मंदिर है कहाँ पे? मांडेरा, गुजरात में। ये पुष्पावती नदी के तट पे है। सोलंकी वंश के जो भीमदेव प्रथम है, उन्होंने 1026 से 27 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। सोलंकी जो शैली है, मंदिर स्थापत्य शैली, उसके अंतर्गत ये सूर्य मंदिर बनाया गया है। इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारा, जैसे बावड़ी बनती है पारंपरिक रूप से, वो बावड़ी बहुत बड़ी बावड़ी के तरीके है। मंदिर का जो सभा मंडल है वह 52 स्तंभों पर बना हुआ है, जिसमें वर्ष के जो 52 सप्ताह है उसको इंगित करता है। और वहीं पे मंदिर के सामने एक आयताकार कुंड है जिसको सूर्य कुंड कहते हैं, और स्थानीय लोग की भाषा में उसको राम कुंड कहते हैं। तो ये हमने आज के इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली थी, ये हमने इसके साथ देख लिया क्योंकि नशीले पदार्थ और भारतीय तटरक्षक बल। तो मिलते हैं कल नए और इन्फॉर्मेशन के साथ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।